सोचने की बात है। क्या कोई पौधा सच में किसी को ठीक कर सकता है? मतलब हजारों साल से तो दुनिया भर की तहजीबें यही मानती आई हैं। आज हम इसी दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। ये जो कदीम हिकमत और जदीद साइंस का टकराव है ना, इसमें जड़ी बूटियों की दवा की असल हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर माना किसे जाए। क्या ये पौधे वाकई कुदरत का कोई तोहफा है जिनका इल्म नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचा है, या फिर ये एक ऐसा खतरा है जो आज की मेडिकल साइंस के साथ मेल नहीं खाता। चले इस बहस की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए ना हम एक सफर पर चलते हैं। शुरुआत करेंगे कदीम यूनान से, फिर सीधा चलेंगे लेबोरेटरी में, देखेंगे कि साइंसदान पौधों से उनके राज कैसे निकलवाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई, जब ये जड़ी बूटियां आजकल की दवाइयों से टकराती हैं तो क्या होता है। और आखिर में ये भी जानेंगे कि दुनिया भर में हुकूमतें इस सब को काबू में रखने के लिए क्या कर रही है। तो चलें, सबसे पहले वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस पूरी बात को एक ठोस मिसाल से शुरू करते हैं, और उसके लिए हम देखेंगे तिब्बे यूनानी को, जो दुनिया के कदीम तरीन और सबसे ज्यादा बाअसर तिब्बी निज़ामों में से एक समझा जाता है। जरा तसव्वुर करें, आज से कोई 2500 साल पहले का कदीम यूनान। उस जमाने के जो हकीम या तबीब थे, उनका मानना था कि इंसानी जिस्म ना एक बहुत ही नाजुक सिस्टम की तरह है, और इस सिस्टम को 4 खास किस्म के सयाल, जिन्हें वो अखलात कहते थे, तवाज़न में रखते हैं। मतलब अगर सब कुछ बैलेंस में है तो सेहत है, और अगर बैलेंस बिगड़ गया तो बीमारी है। और ये 4 बुनियादी चीजें क्या थीं? खून, बलगम, सफरा यानी जर्द पित्त, और सौदा यानी स्याह पित्त। सीधा सा नजरिया था, जब तक ये चारों बिल्कुल ठीक ठाक मिकदार में हैं, इंसान सेहतमंद है। जैसे ही इनमें से कोई भी एक कम या ज्यादा हुआ, समझे बीमारी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। और हाँ, ये ना समझें कि ये कोई पुरानी किताबी बातें हैं। आज भी पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में तिब्बे यूनानी को न सिर्फ माना जाता है, बल्कि वहाँ की हुकूमत इसे बाकायदा रेगुलेट भी करती है। ये जो सरकारी दस्तावेज है ना, ये इसी बात का सबूत है कि ये निज़ाम आज भी कितना अहम है। तो ठीक है, कदीम नज़रियात की बात तो हो गई, लेकिन वहाँ से आज की जदीद लेबॉरेटरी तक का सफ़र कैसे होता है। आइए अब इस साइंसी अमल को समझते हैं जो एक आम से पौधे को एक ताकतवर दवा में बदल सकता है। ये सब होता है एक खास साइंस के जरिए, जिसे कहते हैं फार्माकोग्नोसी। आसान लफ्जों में, कुदरती दवाइयों का मुताल्या। आप यूं समझें कि ये साइंस की वो शाख है जो कदीम जड़ी बूटियों के इल्म और आज की बायोकेमिस्ट्री के बीच में एक पुल बनाती है। ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये पौधे हमारे जिस्म के अंदर खिलियों की सतह पर काम कैसे करते हैं। अब ये अमल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसको एक खजाने की तलाश की तरह समझें। देखिए, एक पौधे के अंदर हजारों केमिकल्स हो सकते हैं। साइंसदान एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिससे बायो एसे गाइडेड फ्रैक्शनेशन कहते हैं, और इसके जरिए वो एक एक करके हर चीज को अलग करते हैं, छांटते हैं, जब तक कि उन्हें वो एक खास मॉलिक्यूल ना मिल जाए जो असल काम कर रहा है, जो असल जादू कर रहा है। तो सवाल यह है कि किसी पौधे से उसकी खूबी निकाली कैसे जाती है। ये इस बात पर मुनहसर है कि पौधे का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। नाजुक फूलों या पत्तों के लिए इन्फ्यूजन का तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चाय बनाते हैं, गर्म पानी डालकर। सख्त जड़ों या छाल के लिए डिकॉक्शन है, मतलब उन्हें सीधा पानी में उबाल लिया जाता है। और कुछ पौधे जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए मैसरेशन है, यानी उन्हें ठंडे पानी में घंटों तक भिगो कर रखा जाता है। हर तरीके का मकसद एक ही है, पौधे से उसका बेहतरीन अर्क निकालना। चलें जी, अब आते हैं इस बहस के सबसे अहम और शायद सबसे नाजुक हिस्से पर। क्या होता है जब ये कदीम इलाज आजकल की जदीद दवाइयों से टकराते हैं। ये वो मकाम है जहां बात थोड़ी खतरनाक हो सकती है। और ये कोई ख्याली बात नहीं है। सिर्फ अमेरिका की मिसाल लें तो वहाँ तकरीबन हर 4 में से एक शख्स अपनी डॉक्टरी दवा के साथ कोई न कोई हर्बल सप्लीमेंट भी ले रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद है, और मसला ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को इसके मुमकिन खतरात का अंदाज़ा ही नहीं होता। अच्छा, ये जो इंटरैक्शंस या तामुलात होते हैं, ये भी एक जैसे नहीं होते। एक किस्म है फार्माकोकाइनेटिक। इसको यूं समझें जैसे ट्रैफिक जैम हो गया है। जड़ी बूटी आपकी दवा के असर को या तो सुस्त कर देती है या बहुत तेज़। इस सूरत में डॉक्टर अक्सर दवा की डोज कम या ज़्यादा करके काम चला लेता है। लेकिन दूसरी किस्म फार्माकोडायनामिक,
یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں ایسا ہے جیسے ایک ہی گاڑی کے 2 ڈرائیور ہوں جو الگ الگ سمت میں سٹیئرنگ گھما رہے ہوں۔ یہاں نتائج بہت غیر متوقع اور خطرناک ہو سکتے ہیں، اور دوا کی ڈوز بدلنے سے بھی اکثر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جیسے بلیک کوہوش یا کرین بیری جن کا خطرہ نسبتاً کم ہے، لیکن دوسری طرف گولڈن سیل اور خاص طور پر سینٹ جانز ورٹ جیسی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسری دوائیں لے رہا ہے تو ان سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے خطرناک انٹریکشنز کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم میں ڈال کیا رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوری تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ جڑی بوٹیاں اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں تو پھر ان کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ ان پر نظر کون رکھتا ہے؟ اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو بہت پیچیدہ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک معیار ہے ہی نہیں۔ ایک ہی چیز کو مختلف ملکوں میں الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا میں اسے کہتے ہیں کمپلیمنٹری میڈیسن، کینیڈا میں نیچرل ہیلتھ پروڈکٹ اور امریکہ میں ڈائٹری سپلیمنٹ۔ جب نام ہی اتنے الگ ہوں تو ایک عام انسان کے لیے سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں خرید کیا رہا ہے۔ امریکہ میں تو یہ نظام اور بھی زیادہ الجھا ہوا ہے۔ وہاں ایک ہی جڑی بوٹی کو دوا کے طور پر بھی بیچا جا سکتا ہے اور ڈائٹری سپلیمنٹ کے طور پر بھی۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف مارکیٹنگ کا ہے۔ اگر کمپنی دعویٰ کرے کہ یہ کسی بیماری کا علاج کرتی ہے تو وہ دوا بن جاتی ہے، اور اگر وہ صرف یہ کہے کہ یہ صحت کو سہارا دیتی ہے تو وہ سپلیمنٹ ہے۔ اور اس چھوٹے سے فرق سے اس پروڈکٹ کی سیفٹی اور ٹیسٹنگ کے معیار پر زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہاں اگر کوئی پروڈکٹ 30 سال سے استعمال ہو رہی ہو اور اس کے محفوظ ہونے کا ریکارڈ موجود ہو تو اسے روایتی ہربل دوا کے طور پر رجسٹر کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو تاریخ کو بھی اہمیت دیتا ہے اور ساتھ ہی حفاظت کا ایک بنیادی معیار بھی قائم رکھتا ہے۔ تو ماہرین یہی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا اصل حل عالمی ہم آہنگی میں ہے۔ مطلب اگر دنیا کے تمام ممالک مل کر ایک جیسے قوانین پر متفق ہو جائیں تو اس سے نہ صرف عام لوگوں کی حفاظت بڑھے گی بلکہ اس انڈسٹری کو بھی صحیح سمت میں ترقی کرنے کا موقع ملے گا۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں قدیم روایات بھی ہیں اور جدید خطرات بھی۔ وہاں حفاظت کو یقینی بنانے کی ذمہ داری آخر ہے کس کی؟ کیا یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ سخت قانون بنائیں، یا کمپنیوں کا کہ وہ پوری سچائی بتائیں، یا پھر یہ ذمہ داری خود ہم لوگوں کی ہے کہ ہم استعمال کرنے سے پہلے پوری تحقیق کریں؟ شاید اس کا جواب ان تینوں میں ہی کہیں چھپا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔